सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, you're watching debate with नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर, ना सिर्फ ईरान के लिए, ना सिर्फ अमेरिका के लिए, ना सिर्फ मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के लिए, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बात की जाए तो पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि जो ईरान वॉर थी उससे जो इम्पैक्ट था वो पूरी दुनिया पर ही पड़ रहा था। सबसे बड़ी खबर ये कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ ईरान ने बंद की हुई थी, अब उसको बाकायदा तौर पर खोलने का ऐलान कर दिया है। जो ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सईद अब्बास अराक़ची, वो एक एक्स पे पोस्ट करते हैं और वो बताते हैं, इन लाइन विद द सीज़ फायर इन लेबनान, द पैसेज फॉर ऑल कमर्शियल वेसल्स थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ इज डिक्लेयर्ड कम्प्लीटली ओपन फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ सीज़ फायर। और याद रहे कि ये सीज़ फायर जो है वो 21 अप्रैल तक का है। ऑन द कोऑर्डिनेटेड रूट इज़ ऑलरेडी अनाउंस्ड बाय पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। डोनाल्ड ट्रंप फौरी तौर पर शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं कि ईरान हैज़ जस्ट अनाउंस्ड दैट द स्ट्रेट ऑफ ईरान हॉर्मज़ बेसिकली इज़ फुली ओपन एंड रेडी फॉर ऑल पैसेज, थैंक यू। फिर वो एक और एक्स पे पोस्ट करते हैं, थैंक यू पाकिस्तान एंड इट्स ग्रेट प्राइम मिनिस्टर एंड फील्ड मार्शल हु फैंटास्टिक पीपल, प्रेसिडेंट डोनाल्ड, वो अपना साहब से। फिर और भी एक लंबी चौड़ी उनकी टाइमलाइन जिसमें वो सऊदी अरब का, यूएई का, कतर का, थैंक यू वेरी मच फॉर योर ग्रेट ब्रेवरी एंड हेल्प, ये तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन मेरा लिए इसको एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट के तौर पर लिया जा रहा है और ये उस वक्त हुआ है जब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जो हैं वो ईरान के दौरे पर है और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो सऊदी अरब के बाद कतर और कतर के बाद टर्की के विज़िट पर है। पाकिस्तान ने जो कोशिशें की उसका जो आसार हैं, यानी जो कामयाबियां हैं, वो आना शुरू हो गई हैं, कामयाबियों की खबरें। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन है कामरान यूसुफ साहब, उनको वेलकम करते हैं। और उसके साथ साथ सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं हमारे साथ मौजूद ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ साहब। दोनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ साहब, पहले इस बात का शुक्रिया आपसे शुरू करती हूँ, मुझे बताइएगा कि कितनी बड़ी अचीवमेंट है कि ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान जिस तरह से सिफारती महाज पर लड़ रहा है, फील्ड मार्शल का ईरान में होना और ईरान से इतनी बड़ी खबर का आना। देखिए नादिया, बात यह है कि आई थिंक पाकिस्तान ने वो करके दिखाया है जो दुनिया करनी चाहिए। छोटा मुल्क एक सुपर पावर को ईरान के बिठाया जो 47 ईयर से दे वर नॉट इन टॉकिंग टर्म, दे वर नॉट इन कॉन्टैक्ट, और फिर एक छत में एक कमरे में बिठाया, आइस मेल्टिंग की, अंडरस्टैंडिंग डेवलप की, काफ़ी हद तक कन्वर्जिंग पॉइंट पर आ गए। फिर उसके बाद जाहिर है कि पहले से हो नहीं सकता था, देन दे वेंट बैक बट दे ऑल टॉक पॉजिटिव थिंग। और उसके बाद फिर पाकिस्तान कोशिशें जारी रहीं, फील्ड मार्शल से यासिर मदीन ने पर्सनल कोशिश से, सिंसियरिटी से, नेक नियत से, नेक दिल के साथ जिस तरीके से मेरे ख्याल में ये मसले को हल किया है, ये पाकिस्तानी कौम तो याद रखेगी, दुनिया याद रखेगी। 3 days ये स्पेंड इन ईरान, वहाँ पर रह के ईरान लीडरशिप से वो पर्सनल बात कर रहे थे। उसके बाद ही टॉक टू अमेरिकन प्रेसिडेंट, अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट, उनके नुक्ता नज़र ईरान को बता रहे थे। और उसके बाद जिस तरीके से फाइनली ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल दिया विदाउट एनी कंडीशंस, और उसके बाद फिर जाहिर है उससे पहले जंगबंदी भी लबनान की करा दी, वो भी एक बहुत बड़ा एक कारनामा है। तो इसको अगर देखें तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सफारती कामयाबी, बिल्कुल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की और पाकिस्तान फील्ड मार्शल की जो कामयाबी है, ये पाकिस्तान के लिए आइंदा वो रास्ते खोलेगी जो हमने कभी सोचे भी नहीं थे। बिल्कुल ठीक है, इम्पोर्टेंट बात है। बिल्कुल ठीक है सर, मैं वापस आऊँगी। कामरान यूसुफ साहब, किस तरह से आप देखते हैं इस डेवलपमेंट को? प्लस आपको याद है आप भी जिस तरह से चीज़ों को एनालाइज कर रहे थे, 2 मेन बोन ऑफ कंटेंशन थी। एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जिस पे टोल टैक्स की बात थी, अभी अनकंडीशनल है, मीन्स के इस पर गिव अप कर दिया, यानी सरेंडर किया है एक तरह से ईरान ने कि टोल टैक्स नहीं ले रहे। प्लस अब जो यूरेनियम इनरिचमेंट की, ये 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो मेरे ख्याल आखिरी वक्त तक तय नहीं हो सकी, जिसकी वजह से मुज़ाकरात किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुँचे थे। आप इस डेवलपमेंट को किस तरह से देखते हैं और अब क्या मज़ीद रह गए, इफ़ इट इज़ रियली अ इंच अवे? लेकिन जो सबसे बड़ा इशू था वो एतमाद का है। जो इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हुए थे उसमें भी कमोबेश
बहुत सी चीज़ों के ऊपर इत्तेफाक हो गया था, लेकिन इशू ये था कि दोनों जो फरीकैन एक दूसरे के ऊपर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं थे। खास करके ईरान को अमेरिका के ऊपर बिल्कुल भी उस तरीके से एतमाद नहीं था, क्योंकि वो कहते हैं उनके साथ 2 नहीं 3 मरतबा धोखा हो चुका है। 2015 का भी जो मुआहदा था, अमरीकी सदर वॉकआउट कर गए थे यूनिलैटरली। फिर पिछले 10 महीनों में 2 मरतबा ईरान ने उनके साथ मुज़ाकरात किए। मुज़ाकरात के दौरान ही या मुज़ाकरात के बाद, हालांकि अच्छे चल रहे थे, फिर भी अमेरिका ने उनके ऊपर हमला किया। तो इसमें जो सबसे बड़ा इशू एतमाद का, जैसे मैंने कहा, तो ये जो अभी स्टेप्स लिए गए हैं, असल में तो बाज़ाहिर लग रहा है कि अगर आउट ऑफ द ब्लू ये स्टेप्स नहीं आए, बल्कि जो बिहाइंड द सीन जब से मुज़ाकरात पिछले हफ्ते इस्लामाबाद में बेनतीजा रहे थे, तो उसके बाद कोशिश हो रही थी कि मुज़ाकरात अगर कामयाब नहीं हुए तो वो नाकाम भी नहीं हुए थे, और कोशिश की जाए कि दोबारा से मुज़ाकरात को अरेंज किया जाए। लेकिन उससे पहले इस मरतबा पहले दौर से सबक सीखते हुए जो भी इशूज़ है उनको एड्रेस किया जाए। तो ईरान का जो सबसे बड़ा एक तो इशू था कि लेबनान के हवाले से वो कहते हैं, और पाकिस्तान का भी मौक़िफ़ यही है कि लेबनान उस सीज़ फायर का हिस्सा थी, लेकिन अमेरिका और इजराइल नहीं माने। लेकिन कल हमने देखा कि पहले अमेरिका की तरफ से ऐलान आया कि इजराइल और लेबनान के दरमियान भी जंगबंदी हुई। फिर उसी के तसलसल में जो अमेरिका का कंसर्न था कि आर्जी जो जंगबंदी थी, उसका एक शक ये थी कि ईरान जो है आर्जी तौर पर जब तक आर्जी जंगबंदी है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल देगा, और अमेरिका का ये कहना था कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो दोनों जो शराइत है एक दूसरे की अब उन्होंने मान ली है। लेबनान में जंगबंदी हो गई, ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल दिया, और आप कह सकते हैं कि एक एतमाद दोनों मुल्कों में आहिस्ता आहिस्ता अब बढ़ा है। और जो सारी ये कोशिश है इस वक्त वो यही है कि जो दूसरा दौर अब इस्लामाबाद में होगा और वो हतमी दौर हो, और उसमें दोनों फरीकैन जो है किसी मुआहदे पर पहुंचे। जितनी सिग्नलिंग हो रही है, जितने ये सारे एफर्ट हो रही है, और इसमें आई थिंक सबसे बड़ा जो रोल है, जो डिसाइसिव है, वो पाकिस्तान की जो मिलिट्री क़यादत है, आर्मी चीफ जो ईरान के दौरे पर गए थे, टेकिंग अ बिग रिस्क, वहाँ पर उनकी मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ बात की, कनेक्टेड थे विद दी अमेरिकन लीडरशिप। उसके नतीजे में, और ये जो अब आपको रिजल्ट सामने आ रहे हैं, वो उस डिप्लोमेसी का ही नतीजा है। और अब देखना है कि जब ये बातचीत इस्लामाबाद में होगी तो उसमें फिर कितना वक्त लगता है। जो मुझे लगता है कि अपेरेंटली बारिंग यानी लास्ट मिनट कोई उसमें कोई गड़बड़ ना हो जाए, तो मुझे तो ये डील होती है अब क्लियरली नजर आ रही है। एनी आइडिया कि एक टेंटेटिव संडे मंडे कब तक ये मुज़ाकरात हो सकेंगे, फाइनल राउंड जो होना है? देखिए, इसके हवाले से हतमी तारीख तो नहीं आई, लेकिन जो स्पेकुलेशन यही है कि संडे से ऑनवर्ड, मतलब संडे को भी हो सकते हैं, मे बी डेलीगेट्स संडे से ऑनवर्ड कभी भी जो है ये हो सकते हैं, ऊपर नीचे 1-2 दिन उसमें हो सकता है, बट इट इज वेरी मच लाइकली, क्योंकि अब तो बड़ा क्लियर है कि जो स्टेप्स उससे पहले लेने थे दोनों फरीकैन ने ले लिए हैं, और बस ये मुज़ाकरात जो है वो तो नागुज़ीर है, इनेविटेबल। ट्रू। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अब 2 चीज़ें, जिस तरह से लेबनान की बात हुई थी, वहाँ पे सीज़ फायर हो गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलने की बात थी, पहले दिन से सदर ट्रम्प का ये एक अल्टीमेट डिमांड थी, वो भी पूरी हो गई। अब बाकी जो है वो यूरेनियम एनरिचमेंट के हवाले से है, और ख़बरें ये आ रही थी कि 20 साल के लिए अमेरिका उसको लेके जाना चाहता है, कि 20 साल तक वो नहीं कर सकेगा। ईरान जो है वो 5 साल की बात कर रहा था। इसमें भी आपको लगता है कोई अंडरस्टैंडिंग के साथ कहीं ना कहीं मामला आगे बढ़ेंगे, और आपकी नज़र में ये मामला किधर जाएगा? लेकिन ज़्यादा मेरे ख्याल में यही मेन इरिटेंट था जिसके ऊपर कोई ना कोई बात हो गई होगी। अब मेरे ख्याल में 460 किलोग्राम जो एनरिच यूरेनियम ग्रेड है, इसको मेरे ख्याल है कि किसी न किसी मुल्क में पार्क किया जाएगा। हो सकता है कि शायद पाकिस्तान में रख दें, या चाइना में रख दें, रशिया में रख दें, या जहाँ भी ईरान कंफर्टेबल फील करता है वहाँ रख के इसको बाद में डाउनग्रेड कर दें। नंबर 2 से 3% जो यूरेनियम है, जो कि दुनिया में हर एक को अलाउड है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन की तरफ, और मेडिकल और एनर्जी के लिए, मेरे ख्याल में वो ईरान ने बस अपनी बात बनवा ली होगी कि वो ईरान में होगा। लेकिन वो अमेरिकन चाहते थे कि वो अंडरग्राउंड ना हो, बल्कि ऑन सरफेस हो, ताकि आराम से मॉनिटर हो सके। और जब ये बात हो जाती है और कंफर्मेशन हो जाती है, तो इसीलिए अमेरिका ने मेरे ख्याल में ईरान से सैंक्शन भी उठाने का वादा कर लिया होगा, और वो $20 बिलियन रिपोर्टली $20 बिलियन जो फ्रीज थे वो भी उनको रिलीज करने पे तैयार हो गए हैं। और इसके साथ जाहिर है कि फिर जो एक गारंटी होगी कि आइंदा के लिए ईरान पे इजराइल और अमेरिका हम अटैक नहीं करेगा, वो भी बात हो गई होगी। और मेरे ख्याल में वो जो होगा ज़्यादा मोस्ट है कि वो यूनाइटेड नेशन की तरफ से गारंटी लेंगे, जहाँ पर पूरी दुनिया के ममालिक आते हैं, और उसको दोबारा फॉल भी करना चाहिए। अगर अमेरिका और ये पाकिस्तान और चाइना की जो अगर 5 पॉइंट निकात का फैसला हुआ था, उसमें लास्ट पॉइंट भी यही था कि यूनाइटेड नेशन को फॉल बनाया जाए। और प्लीज रिमेंबर, इस सारे एपिसोड में ईरान, ये चाइना का हार्ट एंड सोल
इट वाज ऑलवेज विद पाकिस्तान। पाकिस्तान को बड़ी स्ट्रेंथ मिली है। पाकिस्तान केप्ट इन्फॉर्मिंग चाइना व्हाट ऑल वाज हैपनिंग। आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है और पाकिस्तान हैज बिकम नाउ अ ग्लोबल प्लेयर। और पाकिस्तान, इससे ये देख लें कि आपने कितना बड़ा दुनिया को एक सॉफ्ट मैसेज दिया है कि पाकिस्तान इज नाउ अ वेरी सेफ प्लेस। अगर यहाँ पर ट्रम्प आते हैं साइन करने के लिए, ईरानियन प्रेसिडेंट आते हैं, तुर्की के प्रेसिडेंट आते हैं, सऊदी अरब के वली अहद आते हैं और इजिप्ट के प्रेसिडेंट आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, आप देखें दुनिया में पाकिस्तान का क्या इमेज बिल्ड होगा। दुनिया के सैकड़ों जर्नलिस्ट आएंगे, वो जब जाएंगे वो आपका क्या इमेज लेके जाएंगे। पाकिस्तान को बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट वो बताएंगे, सेफ कंट्री फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए बात की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो इससे पाकिस्तान की बहुत राहें खुल जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। और जिस तरह से हम इसका इम्पैक्ट क्या होगा, अभी तो ये बहरहाल सीज़ फायर है, टेम्प्रेरी सीज़ फायर है। ईरान बार बार यही बात कर रहा है कि वी डोंट बिलीव इन टेम्प्रेरी सीज़ फायर। अब ये अगर ख़त्म होगा तो मुकम्मल तौर पर होगा और आइंदा कभी ईरान पर अमेरिका अटैक नहीं करेगा। कामरान यूसुफ साहब, एक बात बताएं, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खोलने का ऐलान तो कर दिया गया और उससे पहले जो वो कह रहे थे कि जी टोल टैक्स हमने करना है, उससे पहले आपको याद है कि कहा यह गया था कि जो हमारा नुकसान है उसको कंपनसेट करे दुनिया। अब एक्सियोस रिपोर्ट करता है कि यूएस कंसीडर्स 20 बिलियन कैश फॉर यूरेनियम डील विद ईरान। क्या ये खबर की वजह से ही वो टोल टैक्स वाली जो उनकी एक डिमांड थी या उनकी जो बात थी वो ईरान उससे पीछे हटा है? देखें, जो ईरान का जो इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हुए थे, ज़ाहिर है कि जो जंग हुई है तो उनका एक जो मुतालबा है कि उनको उसका मुआवजा दिया जाए। तो उसके लिए जो मुख्तलिफ ऑप्शन थे, एक ये था कि अगर उनको कोई मार्शल प्लान हो, जिस तरह अभी अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि उनको कोई ग्रांट दी जाए ताकि अपनी तामीरों के लिए काम कर सकें। अगर वो ऐसा नहीं कर सकते तो ईरान का ये कहना था कि फिर कम से कम हमें ये इजाज़त दें कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर जो भी शिप्स गुजरते हैं उन पर टोल लगाएं और टोल लगाकर ताकि हम जो पैसा इकट्ठा हो वो तामीरी नौ के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो ये पॉसिबल है कि अगर ज़ाहिर है कि इसकी सरकारी सतह पे तस्दीक नहीं हुई, लेकिन ये मुमकिन है कि अगर कोई इस तरह की ग्रांट $20 बिलियन की बात हो रही है तो शायद एक क्विड प्रो को है कि ईरान पे उसके बदले जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर जो नॉर्मल एक मैरीटाइम ट्रैफिक है उसको वहां से गुजरने देगा। और मेरे ख्याल में इस खबर में हकीकत हो भी सकती है। जो मेरी अपनी इंफॉर्मेशन है, जो इस्लामाबाद में 21 घंटे मुज़ाकरात हुए थे, उसमें एक नुकता इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा जो ईरान था वो इंसिस्ट कर रहा था मुआवजे के मुतालिक कि जी हमारा इतना नुकसान हुआ है तो हमें उसके हवाले से क्या वे आउट है। तो अमेरिका की तरफ से उस वक्त कोई क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन उसके बाद जो मेरे ख्याल में मुज़ाकरात हुए हैं, जो बैक चैनल डिप्लोमेसी चली है, तो ये शायद एक हकीकत लग रही है। बट एनीवेज, क्योंकि ज़राए से ये रिपोर्ट हो रहा है, इवेंचुअली क्या इसके हवाले से सेटलमेंट होगा वो हम देखेंगे। बट अगर ये होता भी है तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कुछ सरप्राइजिंग है। ओके फाइन। ब्रिगेडियर साहब, ये जो जब हम इसराइल की बात करते हैं और उसको एक स्पॉइलर के तौर पर हम देखते हैं, लेकिन बहरहाल ट्रंप ने इतना तो किया कि उनको कॉन्फिडेंस में लेकर या उनसे बात कर जो है वो लेबनान में सीज़ फायर कराया। और अभी मैं खबर पढ़ी थी कि उन्होंने ये भी दोनों को कहा है कि जी आप हमारे मुल्क में आ जाएं, अमेरिका आने की दावत की है, दोनों को बिठा के बात करेंगे। इन फ्यूचर क्या ये इस मुआहिदे के बाद क्या ये मेक श्योर इसराइल द स्पॉइलर की जानिब से भी होगा कि अब ईरान पे अटैक नहीं होगा इन फ्यूचर? देखिए, इट शुड बी पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट के इन फ्यूचर अमेरिका और इजराइल दे विल नेवर अटैक ईरान। यही तो उनका मेन कंसर्न है और इसके लिए दे वांट द गारंटी ऑफ अ रिस्पांसिबल कंट्री और रिस्पांसिबल ऑर्गेनाइजेशन विच इज यूनाइटेड नेशंस। तो मेरे ख्याल में ये जरूर होगा, इसके बगैर करना, बिकॉज जब आप अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को आप खत्म कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको गारंटी चाहिए कि आइंदा के लिए कोई और आप पे अटैक ना करे ताकि वो आपकी सेफ्टी हो। और इस वजह से मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी गारंटी और वो यूनाइटेड नेशन ही दे सकता है। सेकेंड, इसके साथ देखें तो ईरान ने बड़ी कोशिश की है ये स्पॉइलर के तौर पे। इंडिया वाला स्पॉइलर, इंडिया को कितनी तकलीफ है, सफ़े मातम मचा हुआ है, रोना पीटना पड़ा हुआ है। पाकिस्तान ने जिस तरीके से ये कामयाब सफारतकारी की है वो आपके सामने है। और यहाँ तक कि आप ये देख लें कि फील्ड मार्शल ने ऑनेस्टली खलीज में ईरान और खलीजी ममालिक की सेक्टरियन क्लैश को जिस तरीके से बचाया है, यू कांट इमेजिन, इट्स अ बिग ये एफर्ट है फील्ड मार्शल को। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी किया कि जब आपको याद होगा इजराइल ने ईरान पे एन मौके पे सेंसिटिव जगह पे मिसाइल मारे
और ईरान उनके पेट्रोकेमिकल हब जो है वहां पर मिसाइल मारे, एक बड़ी सख्त टेंशन हो गई थी। अगेन पाकिस्तान टॉक टू मोहम्मद बिन सलमान से और उसके बाद ईरानियन एडमिनिस्ट्रेशन से बड़ी मुश्किल से समझाया कि दिस बट ईरान वांट, इंडिया इजराइल वांट्स कि आप खलीजी ममालिक और ईरान आपस में लड़ पड़ें, अपनी सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर लें और आराम से इजराइल का ग्रेटर इजराइल ख्वाब पूरा हो जाए। क्योंकि ईरान भी कमज़ोर हो गया, खलीजी ममालिक भी कमज़ोर हो गए और उसका ख्वाब पूरा हो गया। तो ये जो फील्ड मार्शल की खिदमात हैं, ऑनेस्टली मिडल ईस्ट भी हमेशा इसको याद रखेगी और ये बहुत बड़ी ये एक सफारतकारी भी और एक स्ट्रेटजी थिंकिंग थी। जो पॉलिटिक्स, जो स्ट्रेटजी सब में ये चीजें अकाउंट होती हैं। बिल्कुल। और ये वो उस तरीके से किया जो नजर नहीं आ सके पॉसिबल हो सके। ठीक है। अच्छा कामरान यूसुफ साहब, कुछ खबरें ये भी आ रही थी कि बल्कि ट्रम्प ने खुद भी ये बात की थी कि मैं भी पाकिस्तान जा सकता हूँ अगर डील फाइनल हो जाती है। तो अगर ट्रम्प पाकिस्तान आ जाते हैं, फिर बीच में हम देख रहे थे कि कोई बैकडोर चैनल से कोई डिप्लोमेसी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान भी हो रही है, कुछ मुलाकातें भी हो रही हैं। तो वो जो देरीना मुतालबे तो नहीं, वादे थे ट्रम्प के कि मसला कश्मीर हल कराने में भी मदद कर सकता हूँ और इंडस वाटर ट्रीटी का भी मामला है। तो क्या पहले तो ये बताइए कि आपको लगता है कि ट्रम्प पाकिस्तान आएंगे इस डील को फाइनल डील को उसको साइन करने के लिए, और उनके मुमकिन दौरे को किस तरह से पाकिस्तान मैक्सिमम उसको बेनिफिशियल कर सकता है अपने आप में? देखिए, मेरे ख्याल में अगर तो ये डील हो जाती है और जो मेरे ख्याल में तमाम रुकावटें लगता है कि दूर हो, तो अमेरिकी सदर जो ट्रम्प हैं वो बिल्कुल किसी और को जो उसका क्रेडिट है, जो लाइमलाइट है, वो खुद लेना चाहेंगे और वो बिल्कुल वो कह चुके हैं कि वो आकर के डील साइन करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये हैरान कुन बात नहीं होगी और देयर इज अ मोर देन अ पॉसिबिलिटी कि वो अमेरिकी सदर खुद ट्रम्प जो है वो इस्लामाबाद आएंगे और यहाँ पे आके डील साइन करेंगे। दूसरा, पाकिस्तान इससे क्या फायदा उठा सकता है? आई थिंक अभी तक जो पाकिस्तान ने रोल प्ले किया है, कोई उसके अंदर ये शायद पहला मौका भी है उस तरीके से कि आमतौर पर अमेरिका के साथ हमारे जो भी रिलेशनशिप रहे हैं तो उसमें एक ट्रांजैक्शनल इस तरह से भी रहा है कि हमने अपनी सर्विसेज दी, उन्होंने हमारी इमदाद की या व्हाटएवर। इस केस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पाकिस्तान बिल्कुल भी अमेरिका से कोई इस तरह का कुछ भी वहां से उनसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा कि जी आप हमारी फाइनेंशियल असिस्टेंस करें या कुछ और करें। बट क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरीके से जो लग रहा है कि अमेरिका को बचाया है, जिस तरीके से रेस्क्यू किया अमेरिकी सदर ट्रम्प को, तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि पाकिस्तान को उसका किसी सूरत में डिविडेंड नहीं मिले। जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, आई थिंक रिलेशनशिप विद द यूएस अपग्रेड होगा और पाकिस्तान को उसका डेफिनेटली कोई ना कोई फायदा जरूर मिलेगा। एज पर एज कश्मीर और दूसरे इशू की आपने बात की, वो जो ट्रैक 2 है या ट्रैक 1.5 है, जाहिर है कुछ खबरें आई हैं कि हो रही हैं, बट आई थिंक गिवन इस वक्त जो इंडिया में बीजेपी की हुकूमत है, देयर इज एब्सोल्युटली नॉट एपिटाइट कि वो अपने रवैये में टुवर्ड्स पाकिस्तान तब्दीली करेगी। और अमेरिकी सदर ट्रम्प बेशक अगर वो कह भी दें कि मसला कश्मीर को हल करवाने की बात करें या कुछ और करें, बट एज लॉन्ग एज जो इंडिया की इस वक्त पोजीशन है वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो ऐसा मुमकिन नहीं है। बट नेवरदलेस जो इंडिया की एक ख्वाहिश थी पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करना, वो तो बिल्कुल खत्म हो गई। अब वहां पर भी कुछ आवाजें उठ रही हैं, और ज्यादा नहीं है, लेकिन वहां पर कुछ जो डिप्लोमेट्स हैं फॉर्मर, वो ये बात कर रहे हैं कि ये जो इंडिया की पॉलिसी थी डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करना, इसको थोड़ा सा रीविजिट करने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान की जो अहमियत है उसको आप पहले भी नजरअंदाज नहीं कर सकते थे, और अब जो पाकिस्तान करने जा रहे हैं उसके बाद तो वैसे ही पाकिस्तान का स्टेचर बड़ा अप हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया कामरान यूसुफ साहब, आपका भी ब्रिगेडियर हारिस नवाबी बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बहुत बड़ी खबर है और एक ऐसे वक्त में खबर आई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ रीओपन होने की, जिस पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ईरान में मौजूद हैं। मुमकिन तौर पर बात ये हो रही है कि संडे से ऑनवर्ड्स हम जो ईरान और अमेरिका है फाइनल डील की तरफ बढ़ेंगे, और इसको भी ये खबर को रूल आउट नहीं किया जा सकता। खुद कह चुके हैं ट्रम्प कि अगर ये फाइनल डील हो जाती है तो ही विल कम हिमसेल्फ टू साइन द डील पाकिस्तान में। ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक से वापस आते हैं। जो लोड शेडिंग का एक जो जिन जिस तरह से बाहर आया और पता नहीं कैसे अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, जबकि हालात और वाक़यात तो बिल्कुल उवैस लगारी साहब ने मुख्तलिफ बताए थे। क्या ये हुकूमत की बदइंतज़ामी में शुमार होती है? ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, जानते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान सफारती महाज पर, सफारती सतह पर जो कामयाबियाँ समेट रहा है उसकी तो पूरी दुनिया उसको सराह रही है, इसमें कोई दो राय और कोई दूसरी बात ही नहीं है। लेकिन ये भी हमें पता है कि जो इस वक्त ईरान के जंग के हालात हैं, अमेरिका इसराइल ईरान के, उसके जो असरात हैं वो दुनिया भर में मुरतब हुए हैं। ऑल्दो कि अभी जो
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खुलने की बात हुई है, एकदम से मार्केट रिकवर हुई है, ऑयल की प्राइसेस नीचे आई हैं। अगर मैं याद दिलाऊं तो आज फ्राइडे है और हर फ्राइडे को जो पहले फोर्टनाइटली या 15 दिन में होता था, वो फ्राइडे तक बात चली गई थी कि हर दफ़ा नई कीमत पेट्रोल की अनाउंस होगी। अब जो मैं इंतज़ामी मामलात की बात कर रही हूँ, आपको याद होगा कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी थी, फिर अवाम ने बहुत ज़्यादा शोर किया, 160 के करीब, 168 के करीब, और जिसमें वज़ीर आज़म साहब ने कौम से खिताब किया और 60 रुपीज़ उसको कम कर दिया। फिर जब ऑयल मार्केट में कमी आई, 12 रुपये कम किए, उन्होंने कहा कि 1 महीने के लिए लॉक कर देंगे। सवाल यहाँ पर यह है कि अब जो 1 महीने के लिए लॉक की थी, क्या वो दोबारा कम होंगी? और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस हम लोड शेडिंग की हम बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि 2.25 घंटे की बिजली की लोड शेडिंग होगी, लेकिन अमलन ऐसा नहीं हुआ और गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी रही तकरीबन 6-8 घंटे। जब मुकम्मल तौर पे अवाम की चीखें निकल गई, अवैस लगारी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पूरा मुद्दा बयान किया, एक्सक्यूज़ दिए, और उसी रात से कम से कम इस्लामाबाद की हद तक लोड शेडिंग का ऑलमोस्ट खात्मा हो गया। तो क्या हमारी हुकूमत जो है वो अवाम की चीखों का इंतज़ार कर रही होती है? क्या वाकई ये कहीं ना कहीं मिस मैनेजमेंट भी है, या मुकम्मल तौर पर ये जंग के वो असरात हैं जो कि तकरीबन दुनिया में इस वक्त हैं? हमें इस वक्त ज्वाइन किया है मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने, फॉर्मर गवर्नर है और सीनियर पॉलिटिशियन, उनको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। और उसके साथ साथ हमारे साथ नसरुल्लाह मलिक साहब मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एंकर पर्सन। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपके भी टाइम का। मोहम्मद ज़ुबैर साहब, आपसे इस बात का आगाज़ करूँगी, इकॉनमी को भी आप बड़ी अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, ज़रा समझाइएगा, लोड शेडिंग हो गई, पेट्रोल की कीमतें हो गई, अदरवाइज़ इन्फ्लेशन हो गई, ये जो असरात हैं, जो इम्पैक्ट है, वो सिर्फ वॉर का ही है या कहीं ना कहीं हुकूमत की मिस मैनेजमेंट भी है? कहीं ना कहीं नहीं, बिल्कुल टोटली 100% नाअहली है। और उसका मैं अभी आप पेट्रोल की भी प्राइस की बात कर रही थी, लोड शेडिंग की भी बात कर रही थी। अब आप अगर पेट्रोल के हवाले से देखें, जब से वॉर शुरू हुई थी तो 4 दफ़ा फैसला किया हुकूमत ने पेट्रोल बढ़ाने का या कम करने का। एक ऐसी हुकूमत जिसको एक सिंपल कैलकुलेशन जो दुकानदार कर ले, वो भी उसको पता होगा कि मेरी टोटल कॉस्ट क्या पड़ी है। बिल्कुल ठीक तो है। ये जो इम्पैक्ट होता है, ये जो जब हमने शोर मचाया लोड शेडिंग के खिलाफ कि भाई इसकी सेंस ही नहीं बनती है, तो फिर वजीर ने आके, आपको पता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वजीर आते ही ना, अगर हम शोर ना मचाएंगे आते ही ना, और आके फिर कैसे आपने एक दिन में ठीक कर दिया कि इस्लामाबाद में लोड शेडिंग खत्म हो गई। पाकिस्तान के अवाम क्या चाहते हैं कि लोड शेडिंग ना हो, नेचुरल सी बात है। दूसरा, अवाम क्या चाहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सस्ती हो। सबसे महंगी पूरे रीजन में इलेक्ट्रिसिटी पाकिस्तान में क्यों है भाई? वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव इन द वर्ल्ड, व्हाई? और पहले मसला ये था कि डिमांड ज्यादा थी और सप्लाई कम थी। अब सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, लेकिन लोड शेडिंग, कैपेसिटी की हम पेमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। नसरुल्लाह मलिक साहब, अगर मैं अवैस लगारी साहब की बातों को मनवन तस्लीम कर लूँ और जो उन्होंने वजूहात बताई हैं उसको भी मान लूँ, 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और 5 बजे से ऑनवर्ड जो लोड शेडिंग होती है वो नहीं होती, इसकी क्या वजह है? फिर आज वो स्टेटमेंट दे देते हैं कि जी शॉर्टफॉल कम होकर 3000 मेगावाट रह गया, लोड शेडिंग 6 से 8 घंटे के बजाय 3 से 4 घंटे रह गई। भाई आपने ऐसा क्या मौजा किया, क्या हुआ, होता क्या है? क्या ये मिस मैनेजमेंट के ज़िम्मे में आता है? ऐलान आप करते हैं नसरुल्लाह मलिक साहब 2.25 घंटे की लोड शेडिंग, प्रैक्टिकली लोड शेडिंग होती है 6 से 8 घंटे की। शुक्रिया। देखिए नादिया, पहली बात तो ये है कि अवैस लगारी साहब ने दोनों बातें गलत की हैं। पहली बात उन्होंने ये गलत की कि जनाब हमारी जो इस वक्त गैस अगर है नहीं तो हमारी बिजली की पैदावार जो है वो नहीं हो पा रही। आपके पास गालबन जुबैर साहब मेरे ख्याल में इदाद शुमार को बेहतर जानते होंगे, 55.7 आई थिंक जो है आपके पास थर्मल बिजली जो है वो बनती है इतनी परसेंटेज के हिसाब से। आपने कोयल के प्लांट्स लगाए कि जी आप कोयले से बिजली बनाएंगे, आप वो क्यों नहीं चला रहे? अगर आपके पास ऑयल की शॉर्टेज है तो आप, ऑयल की शॉर्टेज इसलिए नहीं है, पूरे मुल्क में कोई ऑयल का बहरान नहीं है, आपके पास, आप अपने पैसे बचाना चाह रहे थे कि आप अपने पैसे खर्च न करें और लोड शेडिंग अवाम के ऊपर डालकर जो है वो अजाब आम आदमी को उसको झेलने की तरफ ले आए। दूसरी बात उन्होंने की कि शहरी और देही इलाकों को किसी के साथ कोई जो है वो हर किसी के साथ मुसावियाना किस्म का सलूक किया गया, ये बात भी उनकी दुरुस्त नहीं है। अच्छा। शहरों में लोड शेडिंग जो है वो अगर 6 घंटे हो रही थी तो देहातों में 12 घंटे थी, इसलिए कि दूर दराज के इलाकों की लोगों की आवाज़ कोई सुनाने वाला नहीं होता, कोई बताने वाला नहीं होता। तो फिर उसके बाद फौरी कल और आज का दिन देखें, आज लोड शेडिंग नहीं है, आज सारा दिन लाहौर में मुझे तो लोड शेडिंग नजर नहीं आई।
उसकी वजह यह कि जब आवाम चीखना शुरू हुए आपने Exactly. लोड शेडिंग को मैनेज कर लिया। इसलिए आप अपनी इस बाबुओं की जो दी हुई ब्रीफिंग है वो उसको मान के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। यानी आप ये सोचते तक नहीं है कि जिस बाबू ने आपके हाथ में एक पर्चा पकड़ा दिया आपने आवाम के सामने आके बयान कर लिया। ये है, मैं समझता हूँ बदइंतजामी आप कह लें, वही हम जो मिसमैनेजमेंट वाली जो बात कर रहे हैं कि इंतजामी तौर पे मामला जो हैं वो बिल्कुल दुरुस्त तरीके से नहीं चलाए जा रहे। मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आते हैं, इस प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक टू द शो। अच्छा, 2-3 चीज़ें जो मुझे आज कवर करनी है। एक तो मोहसिन नकवी साहब का एक इंकशाफ भरा उन्होंने एक तकरीर की जिसमें उन्होंने कहा कि पता नहीं $100 अरब जो हैं वो पिछले 2 से 3 साल में, 3 से 4 साल में मुल्क से बाहर चले गए। हु इज़ अकाउंटेबल के मुल्क से चले गए। अब वो कहते हैं जी मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करता, 2-3 लोगों को कराची से उठाओ तो पता चल जाएगा। सवाल तो ये है कि उस पर बात क्यों नहीं करनी कि कैसे चला गया, कौन लेकर चला गया। बहरहाल राना सनाउल्लाह साहब ने भी इस पर रिएक्ट किया। अच्छा, जो बिज़नेस कम्युनिटी है, सरदार ताहिर महमूद साहब प्रेसिडेंट इस्लामाबाद चैम्बर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उन्होंने भी इसको रिस्पॉन्ड किया है। मोहम्मद ज़ुबैर साहब, $100 अरब मुझसे बाहर चला गया, चलें जी इस पर भी बात नहीं करते। कैसे चला गया, इस पर भी बात नहीं करते। 20-30% पाकिस्तान में लेकर आ जाएँ, कैसे लेकर आ जाएँ और क्या कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है? फिर नैब जैसे इदारे क्या कर रहे हैं? अच्छा, इससे पहले मैं ये जवाब दूँ वो बिजली के हवाले से मैं एक चीज़ जाहिर है आपके नाज़रीन को बता दूँ कि जो सितम ज़रीफ़ी है पाकिस्तान के अवाम के साथ, ये 46,000 मेगावाट बिजली के प्लांट्स अभी इस वक्त लगे हुए हैं, 46,000। उसके पैसे पाकिस्तान के अवाम ने, डिमांड इस वक्त मैक्सिमम होती है 25,000। अभी आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के पैसों अवाम से पैसे लेके आप प्लांट्स लगा लिए आपने बिजली 46,000 पैदा करने के लिए, और जबकि डिमांड से बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट डबल का फर्क है। और फिर उसके बावजूद आप ये कहें कि लोड शेडिंग होगी। और दूसरी बात नाज़रीन के लिए, 2.5 ट्रिलियन रुपीस एनुअली पाकिस्तान के अवाम कैपेसिटी पेमेंट्स पे पे करते हैं, 2.5 ट्रिलियन रुपीस, और ये अगले 10 साल तक चलता रहे। अब आप खुद इंसाफ बताएं कि कितनी हद तक पिछले ये 20-25 साल की मिसमैनेजमेंट है और आज की भी मिसमैनेजमेंट चलती है। जहाँ तक वो बयान है कि बाहर पैसा जो है, आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि कैसे छोड़ दें कि मतलब अगर तहरीक इंसाफ ने किसी वर्कर ने 4 बंदे इकट्ठे होते तो आप कहते हैं कानून की खिलाफ वर्जी हुई है, उनको उठा के अंदर बंद कर देते हैं, और $100 बिलियन चले गए, यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग है, उस पर कोई आप सवाल जवाब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा फिर? हाँ, ये आप अगर कहते हैं कि जी वापस अगर कोई लेके आएगा तो हम उसको, जैसे पहले एक कानून था नवाज शरीफ ने ही बनाया हुआ था और बड़ा जबरदस्त चल रहा था कि जी नो क्वेश्चंस आस्क्ड अगर बाहर से पैसा आएगा, लेकिन ये कि जी अगर वो जा रहा था अंडर हुज वॉच ये पैसा जा रहा था। सर लेकिन वो 2 लोग कौन है जिनको उठाने से पता चलेगा? नहीं, लेकिन आप पहले तो ये देखें ना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती ना कि कैसे अब एक बैंक में जाके बंदा चोरी करके ले आए, डाका डाल के ले आए और कंसिस्टेंटली कर रहा हो और बैंक के मैनेजमेंट को पता ही ना हो, तो उसके बाद 3 साल के बाद वो ऐलान करे कि इतना पैसा हमारे डाका पड़ गया है, तो उसके बाद वो जो बैंक के जो मैनेजमेंट होगी उसको कोई रखेगा? 1 मिनट में छुट्टी हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि आपकी वो जो आपने बिजनेसमैन की बात बताई थी, इस तरह से पैसा नहीं आता पाकिस्तान में। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्लंज कर गया और उसकी वजूहात है, जहां रूल ऑफ लॉ नहीं होगा वहां पैसा नहीं होगा, जहां सेफ्टी और सिक्योरिटी पैसे की नहीं होगी वहां नहीं आएगा, जहां जुडिशियल सिस्टम की फेयरनेस नहीं होगी वहां पैसा नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक है। जहां 2 प्रोविंसेस में अगर इंसर्जेंसी होगी वहां पैसा नहीं आएगा। आज अभी थोड़ी देर पहले की खबर मैं आपको बता दूं, एक मेजर मल्टीनेशनल पिछले 2 साल में एक के बाद दूसरी मेजर मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान से जा रही हैं, आ नहीं रही हैं। एब्जो नोबल एक बहुत बड़ी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है डच नीदरलैंड की, उन्होंने आज ऐलान कर दिया वो छोड़ के जा रहे हैं। तो वहां से कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि आपका माहौल ही नहीं है, माहौल नहीं है। 2 बॉर्डर्स पर जंग की सूरत हाल है, 2 प्रोविंसेस में आपके इंसर्जेंसी है, कौन पैसा लेके मोहम्मद ज़ुबैर साहब मामला ये है कि यहाँ पर देखिए कर दिया। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, और यहाँ पर तो जो माहौल बन गया और जो पाकिस्तान की कोशिशें हैं, तो मेरे ख्याल है हमारा फोकस भी वो अंदरूनी हालात नहीं रहे, लेकिन हम हमेशा से यही बात होती रही कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी। नसरुल्लाह मलिक साहब, हम सीज़ फायर अभी हम करा रहे हैं, मुकम्मल जंगबंदी पर भी हमारा पूरा जोर है, डिप्लोमेसी इज़ ऑन द पीक राइट नाउ। क्या ऐसा ही एक सीज़ फायर, पॉलिटिकल सीज़ फायर पाकिस्तान के अंदर भी वक्त की ज़रूरत नहीं है?
कहीं ये भी कंसिडरेशन है या होनी चाहिए बिटवीन अपोजिशन एंड गवर्नमेंट? देखिए पहली बात तो यह कि आज का दिन एक बड़ा दिन है, यानी आबनाए हरमज़ ईरान ने खोली, पाकिस्तान की कोशिशें रंग लाई, आपके फील्ड मार्शल ईरान की लीडरशिप से मिले, मुसलसल एक सफारतकारी का अमल करके पाकिस्तान ने ये दुनिया को पैगाम दिया कि अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है। मैं समझता हूँ आपकी सिविल और मिलिट्री लीडरशिप को जो है ये क्रेडिट जरूर जाता है, बिल्कुल जाता है, 100%। जिसका जिक्र आप कर रही हैं कि मुल्क के हालात के हवाले से देखिए हमें दिल बड़ा करने की जरूरत है। सियासी जमातों में इख्तलाफात होते रहे हैं, होने चाहिए। मेरा जुबैर साहब से इख्तलाफ हो सकता है, जुबैर साहब को आपसे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इस इख्तलाफ को आप दुश्मनी में मत बदलें। बदकिस्मती से पिछले कई सालों में ये सियासत आपकी दुश्मनी में बदल गई। वो दुश्मनी में इस हद तक बदली कि आप इतना ट्रस्ट का फुकदान है कि जिसको कौन ठीक करे, यानी कोई ऐसा फरीक नहीं है कि जो बैठ के कोई सालसी का किरदार अदा करे या बातचीत करे जिसके नतीजे में आप ये बर्फ पिघल सके। कोशिशें हो रही हैं, अब कुछ लोग पुरुमीद हैं। बैरिस्टर गौर आज मिले हैं, कोट लखपत में भी कैदियों से मिले हैं, उनकी इमरान खान साहब की एक हमशीरा से भी मिले हैं, और वो कोशिशें कर रहे हैं कि दोनों तरफ से बर्फ पिघल जाए, मामला बेहतर होने चाहिए। लेकिन एक गुजारिश जिसका जिक्र आपने किया और मोहसिन नकवी साहब का आपने जिक्र किया, मैं समझता हूँ हम सब के डूब मरने का मकाम है। हुकूमत आज की हो, हुकूमत माजी की हो, एक जुमला सुन सुन के कम से कम मेरे कान तो थक गए, जुबैर साहब ने भी सुने होंगे। माफियाज की हुकूमत है, चीनी माफिया है जी, ये पेट्रोलियम माफिया है जी, ये जो है मनी लॉन्ड्रिंग माफिया है। ये माफियाज अगर आप नहीं रोक सकते तो आपको इक़्तिदार पर बैठे रहने का कोई हक नहीं है। बिल्कुल ठीक ये है, कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हुकूमत ये कहे कि माफिया ये काम कर लेते हैं। एग्जैक्टली, और कहते हैं हम उसमें भी बात नहीं करना चाहते। चलें जी, थैंक यू वेरी मच मोहम्मद जुबैर साहब, आपके लिए आपका भी और नसर आपका भी। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान इसमें कोई शक नहीं है कि सिफारती महाज पर डट के खड़ा है, डट के कामयाबियाँ समेट रहा है। दुनिया भर में पाकिस्तान की वाह वाह हो रही है, लेकिन अभी अंदरूनी इख्तिलाफात भी, मैं कहता दिस इज़ द राइट टाइम एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम कि यहाँ पर भी एक पॉलिटिकल सीज़ फायर हो और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं बर्फ़ पिघले, मामलात बेहतर हों, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, ताकि आने वाले वक्त में भरपूर इकनॉमिक स्टेबिलिटी को पाकिस्तानी कौम इंजॉय कर सके। प्रोग्राम से दीजिए नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।